हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि हम कैसे आपके मेटल ऑक्साइड फॉर्म से आपका मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग हमने सीखा था कि स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन शॉर्ट, हम मेटल ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। हमने ये चीज़ ऑलरेडी सीख ली थी। अब हमें देखना है थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स किसके, आपके मेटलर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि हमारे लास्ट वीडियो से रिलेट करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल ये क्या प्रोसेस है? इसको हमने लास्ट क्लास में क्या नाम दिया था? दिस इज स्मेल्टिंग प्रोसेस। यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है CVT एग्जाम में, जहाँ पर वो आपसे पूछ सकते हैं द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड फॉर्म। तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? दैट इज स्मेल्टिंग। अब जैसे हमने जब स्मेल्टिंग का प्रोसेस देखा था, तो हमने देखा जो भी आपका मेटल ऑक्साइड था, हमने वहाँ पर सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड किया और हमें हमारा मेटल मिल गया था। और वो मेटल कैसा था? अभी ये मेटल इम्प्योर है, अभी एज सच हम ये नहीं बोल सकते कि ये मेटल कम्प्लीटली प्योर है, ये हमारा क्रूड मेटल है। इसका हम फर्दर प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में इतनी चीज़ सीख ली थी। अब और क्या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, डिफरेंट मेटल हैं, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स होंगे, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स ईजिली रिड्यूस होके हमें मेटल फॉर्म में मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, मतलब उन मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करना ईजी नहीं होता। बट ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनसे हम इजीली रिडक्शन कर सकते हैं जिनका, और ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनमें डिफ़िकल्टी होती है हमें रिडक्शन करने में, दोनों ही एस्पेक्ट में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ ये है, वाइल रिडक्शन ऑफ योर मेटल ऑक्साइड यू हैव टू हीट देम। वहाँ पे आपको हीटिंग यूज़ करनी ही है, चाहे आपका कोई भी केस हो। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड इन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जब आप मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ ईजी प्रोसेस, वेदर इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, यू हैव टू यूज़ हीटिंग। अब एक और चीज़ आती है, जब भी आप किसी प्रोसेस में हीटिंग करते हैं, टेम्परेचर देते हैं वहाँ पर, तो वो प्रोसेस में जो आपका चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू होता है दैट इज़ पॉजिटिव। चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। जिस भी रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम डेल्टा एच क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर क्वेश्चन आता है द रिडक्शन प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म, इन दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बोथ या नन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Always it is an endothermic process. Reduction of metal oxide is always an endothermic process. तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए it is an endothermic process. ठीक है, क्लियर है ये चीज़ कि चाहे रिडक्शन आपका कितना ही इजी हो, कितना ही डिफ़िकल्ट हो मेटल ऑक्साइड का, बट यू हैव टू यूज़ हीटिंग इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन और प्रोसेस। और वहाँ पर हीटिंग हम दे रहे हैं, रिएक्शन में हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, और चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, देन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एक्सोथर्मिक, जब हम एनर्जी देते हैं दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। एक और वर्ड आता है पायरोमेटलर्जी। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, MCQ क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए मैंने ये टर्म स्पेशली लिखा है। अब देखो, पायरोमेटलर्जी, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं नो डाउट, बट जो कीवर्ड्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब पायरोमेटलर्जी क्या है? देखो, जब हम मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओर्स, तो वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की स्टडी करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, कि टेम्परेचर वेरिएशन पे, रिडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन पे हम कितना टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, कितनी एनर्जी हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर रिलेटेड जो भी मेटलर्जी एस्पेक्ट्स यू आर स्टडीइंग, और यू आर स्टडीइंग
मेटल एक्सट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन, तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पायरोमेटलर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या एनी अदर थिंग, एनर्जी, एनीथिंग, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पायरोमेटलर्जी किससे रिलेट करती है, टेम्परेचर वेरिएशन से। तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्परेचर, और यहाँ पे ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन। वही मैंने चीज़ बताई आपको कि अगर हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हो, इट मीन्स वहाँ पे आप हीटिंग यूज़ कर रहे हो। हीटिंग यूज़ कर रहे हो मतलब यू आर गिविंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज, और वहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी आप एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं थर्मल रिडक्शन। ठीक है, तो उस वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन की स्टडी को हम पायरोमेटलर्जी में स्टडी करते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है, तो बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जैसे बच्चे बहुत सारे डरे हुए होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, बट डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट वर्ड में समझाती हूँ। किसी भी सिस्टम की जो पूरी एनर्जी है हम उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, हम उसको एंथैल्पी मान के चलते हैं। अगर हम एंथैल्पी में से कुछ क्या करें, वहाँ पे रैंडमनेस को माइनस कर दें, तो जो हमारे पास सिस्टम की फ्री एनर्जी बचती है उसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी सिस्टम की वो एनर्जी है जो कि सिस्टम के यूज़फुल वर्क करने में काम आती है। किसी भी सिस्टम के यूज़फुल वर्क करने में जो एनर्जी यूज़ होती है वो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी होती है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। डेल्टा लगाया मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि सिस्टम के यूज़फुल वर्क करने में काम आती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है उस एनर्जी को हम गिव्स फ्री एनर्जी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो गिव्स फ्री एनर्जी की जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो खुद ब खुद होगा या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे। तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है आपके 11th क्लास में, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच आपका चेंज इन एंथैल्पी है, यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है, डेल्टा एस क्या है, आपकी एंट्रोपी है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि डेल्टा एच आपकी टोटल एनर्जी है किसी सिस्टम की, और उस सिस्टम में से आपने क्या माइनस किया है, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज को माइनस कर दिया है, तो जो भी सिस्टम के पास एनर्जी बचती है किसी भी यूज़फुल वर्क को करने में या केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में, दैट इज़ डेल्टा जी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी क्या है, जब आपका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या प्रोसेस नाम देंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो आपकी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, फीजिबल। कैसी रिएक्शन होगी, फीजिबल। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा जी का वैल्यू अनटिल अनलेस नेगेटिव नहीं है तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगी। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस ये सीखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर, स्मॉलर, कुछ भी, तो हमेशा याद रखना अगर केमिकल रिएक्शन को खुद से प्रोसीड करना है तो वहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी, वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगी। इन केस अगर हम बात करें, अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, उस केस में आप उस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये कैसी रिएक्शन होगी, नॉन फीजिबल।
कैसी रिएक्शन होगी, नॉन फीजिबल रिएक्शन होगी। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में ध्यान क्या रखना है कि अगर आप बात कर रहे हो किसकी, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल की, तो वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के लिए, ठीक है, कौन सा रिस्पेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। और यही चीज़ हमें कौन बताता है, एलिंगम डायग्राम, जो कि हम आगे देखेंगे, अभी इसको ही समझते हैं। तो यहाँ तक आपने चीज़ समझी, इसी को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रोल है मेटल ऑक्साइड से का रिडक्शन कराकर उसको मेटल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, वहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं, रिएक्शन को फिजिबल बना रहे हैं। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ कर रहे हो देन यू कांट रिड्यूस योर मेटल ऑक्साइड इनटू इट्स मेटल फॉर्म। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है FeO, ठीक है, अब इसका हुआ है रिडक्शन हो गया। जब इसका रिडक्शन हुआ तो ये Fe में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से O2 गैस लिबरेट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप, डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज़ पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन फिजिबल होगी, मतलब ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, खुद ब खुद नहीं होगी। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं दिस रिएक्शन इज नॉन फिजिबल। क्लियर है ये चीज़। अब देखो सेम चीज़ मैंने क्या की, कार्बन के साथ मैंने रिएक्शन कराया किसका, ऑक्सीजन गैस का। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इट फॉर्म्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो रिएक्शन हुआ कार्बन का विथ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। और एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इन वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ये रिएक्शन फीजिबल होगा। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इट इज़ अ फीजिबल रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो कार्बन है इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर देती हूँ उस केस में क्या होगा, हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, FeO प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो विथ एन रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन क्या है, इट इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको मेटल मिल जाता है और साथ ही क्या है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, तो देख लेते हैं। जैसे ये दोनों रिएक्शन ऐड किए, डेल्टा जी का वैल्यू ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस का 60, और -60 वैल्यू आई है, इट मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स इट्स अ फिजिबल रिएक्शन। मतलब हुआ क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने लाइन मेंशन की थी, क्या लाइन थी, जो कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव हमें लाना है तभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर विच इज़ मेकिंग अ रिएक्शन फिजिबल। मतलब ये है कि जो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो वो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, और वो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट आपकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को नेगेटिव पॉसिबल बनाता है। और नेगेटिव वो पॉसिबल इसलिए बना है क्योंकि उस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से वहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया है। तो यहाँ पे हमने समझा क्या, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं तो आपको मेटल मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिलेगा फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट्स अ फिजिबल रिएक्शन एज वेल एज इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
तो इससे आप क्या समझते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि डेल्टा जी वैल्यू को नेगेटिव बनाता है, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट हमने सीखा कि किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ योर मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल द डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव, it makes a reaction feasible, it's a spontaneous process, and for this process to be spontaneous रिस्पेक्टिव या सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज़ यूज्ड, ठीक है। अगर आपने एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया है, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया है, देन डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोसेस हो गई स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? एलिंगम डायग्राम में। एलिंगम डायग्राम में ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एलिंगम डायग्राम हमें बताता है कि फॉर द रिडक्शन ऑफ योर मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल फॉर्म विच सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यू हैव टू यूज़। अगर आपने सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ किया है देन देयर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन प्रोसेस वेदर इट विल बी स्पॉन्टेनियस और इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये हमने थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट सीखे हैं कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक का रोल है मेटलर्जी में, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम एलिंगम डायग्राम देखेंगे, एज वेल एज वील सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेटलर्जी पार्ट। अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम आपके मेटलर्जी की थ्योरी सीख रहे हैं कि जो आपके बेसिक टर्म्स हैं वो क्या हैं, एज वेल एज आपको पता है मेटलर्जी थोड़ा सा बोल सकते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। यहाँ पे आपसे डिफरेंट ओर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, अबंडेंट मेटल्स के नेम पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस के नाम पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम कॉइंड टर्म्स जैसे पायरोमेटलर्जी हमने यहाँ पढ़ा, ऐसे ही कॉइंड टर्म्स से रिलेटेड जहाँ से हाईलाइटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि आपसे CUET में पूछे जा सकते हैं और उनसे ऊपर आपका लेवल नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एज वेल एज वी विल सी द एलिंगम डायग्राम और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।